डाउन द इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं। अब द इंक्लाइन प्लेन हो गया था, डाउन द इंक्लाइन प्लेन की बात कर लें। ठीक, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अगर डाउन द इंक्लाइन प्लेन ही सीख जाओगे तो अब द इंक्लाइन प्लेन अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने किसी पार्टिकल को एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन जो कि अल्फा एंगल बना रहा है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि वो हॉरिजॉन्टल हो, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया बीटा एंगल पे डाउन द इंक्लाइन। अब बीटा की वैल्यू कुछ भी सकती है, ठीक है, बीटा की वैल्यू 90 भी हो सकती है। बीटा किससे है एंगल? इंक्लाइन प्लेन से एंगल। ठीक, ठीक, बोलो, बीटा इंक्लाइन प्लेन से एंगल। हमें क्या निकालना होगा इस प्रॉब्लम में? वही चीजें, कितने देर के बाद ये इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा, कितने देर के बाद ये क्या, इसका रेंज कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यही सारी बातें निकालनी है हम लोगों को। बोलो, बोलो। यस यस सर। यस सर। हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? वही तरीका जो हमने पहले किया था, बस इस बार ये कन्वीनियंट होगा कि हम एक्स एक्सिस को नीचे की तरफ मान लें और वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर ही माने, जैसे हम लोग पहले मान रहे हैं। हमने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दिया, एक्स और वाई एक्सिस को हमने चेंज कर दिया। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ओरिजिन मान लिया, बस एक्स एक्सिस का कर दिया। पहले क्या था, एक्स एक्सिस को ऊपर माना था, अब एक्स एक्सिस को नीचे मान लिया है। ठीक है, ऊपर मान ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मानने का फायदा है थोड़ा सा। अब अगर ऐसा है तो इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर हम क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर हम क्या लिखेंगे? यू कॉस बीटा आई कैप प्लस यू यू साइन बीटा जे कैप। साइन बीटा जे कैप। बोलो, इस वेलोसिटी यू के दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। बोलो, बोलो। यस सर। ठीक, दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव है। उसके अलावा जो जी वेक्टर है वो डाउनवर्ड है। जी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट, किसी भी समय पे जब ये पार्टिकल हवा में है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स तो एक ही है। कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स एक ही लग रहा है, अपना वेट लग रहा है नीचे की तरफ, अर्थ उसको नीचे पुल कर रही है, अर्थ हर चीज को पुल करती है। तो जी वेक्टर के भी दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। जी का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट जी एक्स किसके बराबर हो गया? ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। तो जी एस कितना हो गया? जी साइन अल्फा हो गया। बोलो, बोलो। यस सर। और जी वाई कितना हो गया? जी का वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग कितना कंपोनेंट आ गया? ये वाई डायरेक्शन ये है सर माइनस जी कॉस अल्फा। बस, माइनस जी कॉस अल्फा आ गया। इतना ही फर्क आया। अब द इंक्लाइन प्लेन में क्या था? एक्स एक्सिस को ऊपर माना गया था, वाई एक्सिस इधर की तरफ थी। जी के जो दो कंपोनेंट थे उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव था, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव था। डाउन द इंक्लाइन प्लेन में क्या हो गया? एक्स कंपोनेंट बस पॉजिटिव हो गया। हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिखनी है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अलग, वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग।
दोनों कोऑर्डिनेट्स को सेपरेटली और इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना है। along x axis we will have vx is equal to ux plus ax into t, x is equal to uxt plus half ax into t square, vx square is equal to ux square plus 2ax into x। बोलो बोलो बोलो। Yes. Yes. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कुछ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। उसी तरीके से वी वाई अगर हम बात करें अलॉन्ग वाई एक्सिस, वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, जो भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई। बोलो। इंडिपेंडेंटली हम x और y डायरेक्शन को सेपरेटली एनालाइज करेंगे, उनको आपस में कोई हम बोलेंगे कोई रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं। बोलिए। सर इसमें हम लोगों ने जी का कंपोनेंट निकाला है सर, इसमें हम लोगों ने अल्फा कहाँ पुट किया है सर ऊपर वाले इसमें? जी को क्या अल्फा क्या? सर इसमें हमने जी का कंपोनेंट निकाला सर, अभी आप अल्फा एंगल कह रहे थे सर ऊपर, तो वो सर कहाँ पे है? अल्फा एंगल ये वाला एंगल है बेटा। नहीं सर ये नहीं सर, सर इसमें सर जी कंपोनेंट जहाँ पे सर ड्रॉ किया यहाँ पे सर वो करस्पॉन्डिंग एंगल सर ठीक है, ये अगर एंगल अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। यस सर। हाँ यस। और ये हो जाएगा अल्फा, तो जी का अदर वाला कंपोनेंट जी कॉस अल्फा होगा, जी का अदर वाला कंपोनेंट जी साइन अल्फा हो जाएगा। ये बात याद रखने वाली है कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जी का कंपोनेंट जी साइन अल्फा होता है। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा होता है। क्या? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा होता है। क्या? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा होता है। ये बात अभी न्यूटन्स लॉ में बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आएगी, तो याद हो जाएगा। Yes. अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नीचे की डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट जी साइन अल्फा होगा, इस डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा हो जाएगा। और है ना, इस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, ax बराबर जी एक्स है, एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, जी एक्स के बराबर है, जी एक्स जी एक्स जी एक्स। वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, जी वाई के बराबर है, जी वाई नेगेटिव है। ठीक, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जी वाई, वो जी वाई नेगेटिव है। ठीक है, बोलो। हमारे जो प्रॉब्लम करने की अप्रोच होगी वो इन्हीं इक्वेशन से होगी। अब बाकी सारी चीजें हमको निकालना है वो वैसे निकालना है। जब इस सर पार्टिकल पहले को से सर y नहीं लगाए, नेगेटिव नहीं लगाएंगे? जी वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर जी वाई माइनस जी वाई लगाएंगे तो जी वाई फिर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, फिर जी वाई की वैल्यू जी कॉस अल्फा लेनी पड़ेगी। पहले से माइनस जी वाई क्यों लगाएं? लगाना Yes, जो sir. लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने की बस बात है यहाँ पे। अगर यहाँ माइनस लगा दोगे, यहाँ माइनस लगा दोगे तो जी वाई की वैल्यू क्या लोगे फिर? तब जी वाई की वैल्यू जी कॉस अल्फा लोगे। अभी जी वाई की वैल्यू क्या Positive लेनी है, है? अभी जी वाई अब की वैल्यू नेगेटिव माइनस जी है। कॉस अल्फा लेनी है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब ये पार्टिकल ऐसे गया हवा में, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक, इसका सब्सिक्वेंट पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए। बोलो। इसका जो सब्सिक्वेंट पाथ होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। मतलब रैंडम पाथ चूज कर लिया, मतलब एंड तक भी सर एक पहुंच सकता था। एंड तक भी पहुंच सकता था, सही बात है। एंड तक पहुंचा था क्या हुआ, हम रैंडम पाथ, सही बात, जनरल पाथ चूज करेंगे। एंड पे का ये भी हो सकता था कि यहाँ पहुंच जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है।
है ना। हमें क्या निकालना है फिलहाल के लिए, हमें इसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रेंज निकालनी है। रेंज निकालनी है, क्या क्या निकालना है, रेंज निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और इसकी मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, यस सर। देखो ध्यान से, जहां तक बात है इसकी रेंज निकालने की, जहां तक बात है इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r0 हो जाएगा। बोलो, अगर ये वाली x एक्सिस है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होता है, x0 होता है, r0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0। y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया। बोलो 0। तो हम क्या करें, सबसे पहले इस इक्वेशन की मदद करें, ये इक्वेशन की मदद लें। इस इक्वेशन से क्या कर दिया जाए, इस इक्वेशन में क्या कर दिया जाए, y is equal to 0. पुट y is equal to 0 and we will get time। ठीक है, इक्वेशन क्या बता रही है, किसी भी टाइम पे y बता रही है या किसी भी y पे टाइम बता रही है। इस इक्वेशन में y बराबर 0 पुट करने पे क्या मिल जाएगा, हमें उस समय का टाइम मिल जाएगा जिस समय पे y 0 हुआ है। y 0 2 बार है, अगर आप देखो y 0 यहाँ पे भी है, y 0 यहाँ पे भी है। तो अगर y को 0 करेंगे तो टाइम के 2 रूट आएंगे, टाइम 0 पे भी सही होगी y, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे टाइम को, तो टाइम को 0 पुट करने पे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। उसके अलावा टाइम y को 0 करने पे क्या आएगा, टाइम 2uy बाई माइनस जी वाई। ठीक है, बोलो बोलो, Yes Yes, sir. यस अभी माइनस जी वाई से घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो टाइम है यू वाई किसके बराबर था, u का y कंपोनेंट किसके U बराबर, sin beta। u साइन बीटा, जी वाई किसके बराबर था, जी कॉस, माइनस G cos अल्फा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टाइम तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, बोलो, इसका हम मैग्नीट्यूड कर देते हैं, जी वाई अपने आप ही क्या आएगा, जी वाई अपने आप ही नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस जी वाई क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वही बात है अभी बात की थी सार्थक ने कि हम माइनस जी वाई रख सकते हैं। अगर हम यहाँ माइनस जी वाई रखेंगे तो जी वाई को क्या लेना पड़ेगा हम लोगों को, जी कॉस अल्फा लेना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रही है बात, यस सर। यस ठीक, यस। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। उसके अलावा मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, तो Vy को 0 पुट करके। वी वाई को 0 पुट करेंगे किसमें, So third equation is a Vy square is equal to Uy That's square third plus equation. 2GYy। थर्ड इक्वेशन में वी वाई को 0 पुट कर दिया जाएगा तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, यू वाई स्क्वायर माइनस 2 जी वाई आ जाएगी। माइनस साइन से ये नहीं कि हाइट नेगेटिव है, जी वाई खुद ही नेगेटिव है, जी वाई की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है ना। ठीक, कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। बोलो, फॉर्मूला वही आया है जो पहले आया था, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला वही आया है जो पहले आया था। बोलो बोलो, यस Yes sir। ठीक, रेंज कैसे निकालेंगे, to find range, x बराबर ux इंटू टी
प्लस हाफ जी एक्स इंटू टी स्क्वायर वाली इक्वेशन में बेसिकली जब हमें रेंज निकालना है तो हमें इस समय का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, बोलो Yes, sir. ना। यस सर। रेंज से क्या मतलब हुआ, रेंज किसके बराबर, रेंज इज Sir, x coordinate after time of flight. एक्स कोऑर्डिनेट, बिल्कुल सही बात है, एट दिस टाइम। है ना, एक्स कोऑर्डिनेट इस समय का टाइम हमें मालूम चल गया है, इससे पहले हमने निकाल लिया था। यहां पे वो वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, ठीक। बोलो, तो एक्स बराबर आ जाएगा, यूएस कितना आया था, यूएस कितना है, So U cos beta. यू कॉस बीटा, बीटा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, ये आया था, बोलो, प्लस हाफ जीएस कितना था, G sin alpha. जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर। बोलो, बोलो, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, बोलो। Yes, sir. अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, Yes. क्या कॉमन कर ले ले, यू स्क्वायर कॉमन ले ले, जी कॉमन ले ले, टू कॉमन ले ले, यहाँ टू स्क्वायर है डिवाइड बाई टू, यहाँ भी टू है, क्या आ जाएगा, टू यू स्क्वायर बाई जी तो कॉमन आ जाएगा। बोलो, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा, पहला वाला टर्म, कॉस बीटा साइन बीटा अपॉन कॉस एल्फा। बोलो, बोलो। Yes. इनफैक्ट हम लोग चाहते तो इसमें से साइन बीटा भी कॉमन ले लेते हैं, चलो बाद में ले लेंगे, प्लस जी बाहर आ चुका है, यू स्क्वायर बाहर आ चुका है, इसके अंदर क्या बचा, साइन एल्फा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा। अब क्या किया जाए, टू यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस एल्फा को कॉमन ले लिया जाए, और अगली बार क्या, साइन बीटा को भी कॉमन ले लिया जाए, साइन बीटा क्या आ जाएगा, कॉस बीटा पहला वाला टर्म प्लस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा अपॉन कॉस एल्फा, दूसरा वाला टर्म आ जाएगा। बोलो, बोलो, Yes, sir. ना। Yes. ये किसके बराबर आ जाएगा, Cos alpha minus beta upon cos alpha. क्या आ जाएगा, टू यू स्क्वायर साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, कितना आ जाएगा, कॉस नहीं याद है कुछ,
कॉस अल्फा अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बताओ। cos alpha minus beta. Sir, cos alpha minus beta. Cos alpha minus beta. कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस अल्फा के बराबर भी होगा। कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस बीटा माइनस अल्फा के बराबर भी होगा। बताओ। Yes. कॉस Yes, माइनस sir. बीटा बराबर Yes, cos बीटा होता है। Yes. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा एंगल बड़ा है, अल्फा या बीटा, कौन सा एंगल बड़ा है ना। ठीक, देखो इधर क्या आ गया, रेंज का फॉर्मूला अप द इंक्लाइन। फटाफट अगर उसको कंपेयर करें, अप डाउन में क्या आया था? सर इन लोग डाउन पढ़ रहे, हाँ सर डाउन पढ़ रहे थे हम लोग ना। ये डाउन है, डाउन है। हाँ डाउन। अप में क्या आया था? अप में आया था, फिर डाउन में आया। सर मैं दूसरी डिवाइस रहा हूँ, ले लीजिए। बोलो। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। बाकी जो टर्म है वो सब में दोनों में बराबर है। 2u स्क्वायर बाई जी 2u स्क्वायर बाई जी साइन बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, दोनों में बराबर है। एक में कॉस अल्फा माइनस बीटा, एक में कॉस अल्फा प्लस बीटा। बोलो। ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक। चलो, तो मैंने दोनों जो डायरेक्शन किए हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से किए हैं ना, थोड़े से अलग तरीके से किए हैं। ठीक है, वहां पे लास्ट में डाली थी वैल्यू, यहाँ से पहले, यहाँ पहले से ही वैल्यू डाल के की है। अब डाउन द इंक्लाइन प्लेन में रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होगी? डाउन द इंक्लाइन प्लेन पे, डाउन द इंक्लाइन प्लेन R will be maximum at, आपको एक इंक्लाइन प्लेन पे एक पत्थर को फेंकना है, किस एंगल पर? बीटा एंगल पर। ये वाला एंगल अल्फा है। आपको आपकी स्पीड u फिक्स है, अल्फा फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल फिक्स्ड है, और g की वैल्यू भी फिक्स्ड है। अर्थ पे है तो g की वैल्यू हर जगह सेम होगी। ठीक, आप किस एंगल पे फेंकोगे ताकि इसके ऊपर जो रेंज आए वो मैक्सिमम आए? क्या किया जाए बताओ? क्या किया जाए? सर जब प्रीवियस तरीके से लगाए, जैसे इसमें 2u स्क्वायर साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा है, तो सर इसमें 2 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा में सर 2 साइन ए कॉस अल्फा कॉस बी का लगा देंगे। हाँ, साइन ए इंटू कॉस बी किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस बी प्लस प्लस साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। बोलो, 2 है ना? यही होता ना? यस Yes, sir. Yes, sir. तो साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा साइन ए के जगह पे बीटा है, यहाँ पे बी की जगह पे अल्फा माइनस बीटा है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ए प्लस बी करना था, क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा पहला टर्म, प्लस साइन बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा।
डिवाइडेड बाई 2। बोलो बोलो। यस तो ये बीटा से बीटा कैंसिल ही हो गया यहाँ पे पहला टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या आ गया, साइन अल्फा प्लस साइन 2 beta minus alpha. माइनस अल्फा अपॉन 2, ये आ गया ये वाला टर्म। ठीक है, तो रेंज वाले फॉर्मूले में बीटा यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, हमने उसको एक ही जगह ले आए। ठीक, तो रेंज वाले फॉर्मूले में हमने इस पूरे टर्म को सब्स्टिट्यूट करके क्या लिख दिया, u स्क्वायर g cos स्क्वायर अल्फा, 2 वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन 2 बीटा माइनस अल्फा। ये मैक्सिमम कब होगा, ये वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा, अल्फा तो फिक्स है, अल्फा तो फिक्स है, यू भी फिक्स है, जो हम चेंज कर सकते हैं वो बीटा। ये वाला टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। इसकी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना। तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम 2 बीटा माइनस अल्फा should be equal to 90 degree, and therefore beta will be equal to 90 plus alpha divided by 2 या 45 plus alpha divided by 2। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. ठीक, और वो मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, क्या करें, इसकी वैल्यू 1 ही पुट कर दें। मैक्सिमम रेंज होगी u स्क्वायर g cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, और 1 प्लस साइन अल्फा कितना हो जाएगा, इसको क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन अल्फा, कितना आ जाएगा ये, u स्क्वायर अपॉन g, क्या आ जाएगा इस बार, 1 माइनस साइन अल्फा आ जाएगा। बोलिए बोलिए। यस ठीक, तो सुनो इधर एक बार फटाफट, अप द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन और अप द इंक्लाइन प्लेन को कंपेयर कर लो। सारे फॉर्मूले के कंटेक्स्ट में पहली बार टाइम ऑफ फ्लाइट 2u(y) by gy इसमें भी आई थी, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u(y) by gy इसमें भी आई, जहां gy बराबर g cos अल्फा है, gy बराबर g cos अल्फा है। ठीक, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, टाइम तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव ही होगा, दोनों कंडीशन में यही आए। दूसरा फॉर्मूला हाइट का फॉर्मूला u(y) स्क्वायर अपॉन 2gy, इसमें भी आई थी, इसमें हाइट का फॉर्मूला u(y) स्क्वायर अपॉन 2gy, इसमें भी आया है। बोलो बोलो। Yes, sir. और u(y) किसके बराबर है, याद है किसी को, U sin beta. यू साइन बीटा u sin बीटा, यहाँ पे भी u(y) किसके बराबर है, u sin बीटा के ही बराबर। उसके अलावा रेंज का फॉर्मूला
डाउन द इंक्लाइन प्लेन में ये आया था, ठीक है ना? बोलो बोलो। यस यस सर। यस अब द इंक्लाइन प्लेन में क्या आया था? कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यहाँ प्लस हो गया। रेंज मैक्सिमम कितनी आई थी? यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन अल्फा आई थी। बोलो। इसमें रेंज कितनी मैक्सिमम आई थी? माइनस आ गई थी। बोलो बोलो। यस रेंज मैक्सिमम कब हुई थी? बीटा बराबर 45 माइनस अल्फा बाई 2। रेंज मैक्सिमम कब हुई थी? 45 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, ठीक है। यस जगह बना ले। नोट जो बनने चाहिए अच्छे बनने चाहिए। मेरे से अपने नोट्स ऐसे बनने चाहिए जो। सर डाउन में 1 माइनस साइन अल्फा था। एक मिनट जो। और सर डाउन वाले में सर, सेकंड वाले में सर हाइट हाइट में सर नीचे सर डिनोमिनेटर में माइनस होगा। अरे वो बात बराबर है, ऐसे नहीं है। सुनो, वो बात सेम है। ठीक है। यस सर। क्या बोल रहे हो बेटा? डाउन द इंक्लाइन में क्या होगा? डाउन द इंक्लाइन में यही तो है, 45 प्लस अल्फा बाई 2 ही तो है। और डाउन द इंक्लाइन में यही तो रेंज है, यू स्क्वायर अपॉन जी 1 माइनस साइन अल्फा। क्या दिक्कत है तुम्हें? सर नीचे वाले में आपने 1 प्लस लिख दी। यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये डाउन द इंक्लाइन। ओह, मैंने उल्टा लिख दिया है। मैंने ये दोनों ही फॉर्मूले उल्टे लिख दिए ना। ये इसको मैं यहाँ पे डाउन को अप कर देता हूँ तो सही हो जाएगा ना? नहीं, देखो सर, डाउन द इंक्लाइन प्लेन में क्या आया था? अल्फा प्लस बीटा आया था। ये मैंने क्या लिख दिया है? यहाँ मैंने अल्फा माइनस बीटा कर दिया है ना। ये इसको मैं अप कर देता हूँ, सही हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी भी सही हो गया अब। हाँ, ये सर ऐसा। अब द इंक्लाइन प्लेन में वो रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ कर रहा हूँ ना। अब द इंक्लाइन प्लेन में क्या आया था? सही तो है। वो मैं यहाँ भूल गया था, यहाँ मैंने ऊपर डाउन लिखा हुआ था। अप है। इन दोनों फॉर्मूले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब द इंक्लाइन प्लेन में क्या आया था भाई? डाउन में चेक कर लेते हैं ना। डाउन में कितनी आई थी रेंज? डाउन में तो कॉस अल्फा माइनस बीटा था ना। Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वाला फॉर्मूला बस चेंज हो गया ना। अल्फा माइनस बीटा, डाउन में अल्फा माइनस बीटा था, तो डाउन वाले में यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, पहले सही था। यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है। और डाउन वाले में पहले सही था ना,
अरे यार कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों सर ने। बस मैक्सिमम रेंज सर पहले उसमें से माइनस साइन होना चाहिए तो बाकी सही। पहले सही था भाई। चलो अब ऐसे कर लेते हैं। अब पहले पढ़ा था हम लोगों ने, डाउन बाद में पढ़ा था। अप वाले में क्या आ गया था? अप वाले में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आया था, ठीक। ये सर और रेंज मैक्सिमम कब आई थी? 45 माइनस अल्फा बाई 2 पे ही आई थी। और रेंज मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 ही थी, ठीक है। और डाउन द इंक्लाइन प्लेन में रेंज कितनी आई मैक्सिमम? यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा आई है। और रेंज मैक्सिमम कब होगी? रेंज मैक्सिमम कब होगी? 45 प्लस अल्फा बाई 2 आएगी, ठीक है। 45 प्लस अल्फा बाई 2 डाउन द इंक्लाइन प्लेन, रेंज मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन अल्फा होगी। रेंज का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। सुनो इधर, ये कंफ्यूज नहीं करना है। ये जी वाई जो है, ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें पुट करना है। जी वाई की वैल्यू हम जब ये पुट करेंगे, है ना, जी वाई की वैल्यू जब हम ये पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमें हाइट मिल जाएगी दोनों में। ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस जी वाई तो मैंने बस कर दिया था वहां पे, क्योंकि वहां पे मैंने इक्वेशन जो लिखी थी वो इससे पहले जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, वहां पे मैंने इक्वेशन में x बराबर या y बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ जी एक्स, या y बराबर क्या हो गया था, यू वाई टी प्लस हाफ जी वाई टी स्क्वायर लिया था। जी वाई की वैल्यू नेगेटिव थी उस इक्वेशन में, ठीक। और तो जी वाई कितना था उस केस में? जी वाई उस केस में माइनस जी था, है ना। अगर हम नेगेटिव ले लें जी वाई को, तो जी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी वाई की वैल्यू उस इक्वेशन में अगर जी वाई को नेगेटिव लें तो जी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी वाई की वैल्यू जी कॉस अल्फा ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस नहीं होगा ऐसा, ठीक है। इक्वेशन में मैं उसको नेगेटिव लिया था ना सर। इक्वेशन में मैंने सेकंड वाले केस में इक्वेशन में मैंने पॉजिटिव लिया था। इक्वेशन में मैंने पॉजिटिव लिया था भाई। वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना। देखो यार, अगर फंडामेंटल इक्वेशन की बात करें तो एक्स वाली इक्वेशन अप द इंक्लाइन प्लेन हमारी इक्वेशन बन जाएंगी Vx is equal to ux minus gx into t, x is equal to uxt minus half gx into t square, vy square बराबर ux square minus 2gx into x। और डाउन द इंक्लाइन प्लेन में बस यही इक्वेशन में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। v यही इक्वेशन में नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव आ जाएगा। डाउन द इंक्लाइन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना। डाउन द इंक्लाइन प्लेन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है, जो एक्स डायरेक्शन हमने ली थी वो किधर ली थी? डाउनवर्ड साइड में ली थी। तो इस एक्सेलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट पॉजिटिव था, और अब द इंक्लाइन प्लेन में मैंने एक्स को इधर लिया था, तो इस एक्सेलरेशन का इधर वाला कंपोनेंट नेगेटिव था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सारे फॉर्मूले वही रहेंगे, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा डाउन द इंक्लाइन प्लेन में। y वाली इक्वेशन इसमें भी वही रहेगी, vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी वाई टी, वाई इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी वाई टी स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gy इंटू वाई। जो इक्वेशन y वाली यहाँ रहेगी, ये इक्वेशन दोनों में सेम रहेगी। अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, y एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव लिया है, y एक्सिस किधर की तरफ थी? y एक्सिस अप द इंक्लाइन प्लेन थी। इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट किधर की तरफ है?
दोनों ही कंडीशन में, चाहे अब जाए चाहे नीचे जाए, इधर की तरफ है, जी इधर की तरफ है, जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो नेगेटिव है ना, बोलो। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे हम दोनों कंडीशन में माइनस जी वाई कर, मैंने इक्वेशन लिखते वक्त क्या किया था, इसको प्लस ले लिया था और बाद में बोला था कि जी वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जी कॉस एल्फा हो जाएगा। बात वही है, इस केस में जी वाई क्या लिया जाएगा, जी कॉस एल्फा लिया जाएगा, इस केस में जी वाई क्या लिया जाएगा, जी कॉस एल्फा लिया जाएगा। ठीक है, ठीक। यस सर। सुनिए मेरी बात ध्यान से, इस टाइप की प्रॉब्लम अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है तो फॉर्मूला हमें याद है तो अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूले से हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला, इन इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक, और फिर उस इक्वेशन के हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड perpendicular to inclined plane of angle alpha with velocity u, ठीक। इसका मोशन आपको कैसे लगता है, कैसे होना चाहिए सब्सिक्वेंट मोशन इसका, कौन सा एग्जांपल होगा, अप द इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल होगा या डाउन द इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल होगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन का एग्जांपल है ना, बोलो। उसका जो सब्सिक्वेंट मोशन होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए, अप वाले में से जा ही नहीं पाएगा उस तरफ। अब में नहीं जा, सही बात है, उसके बाद तो नीचे जाएगा वो, यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे है ना, यहाँ से अगर प्रोजेक्ट करोगे उसको तो उसके सब्सिक्वेंट मोशन तो डाउनवर्ड ही होगा, बोलो, है कि नहीं है। यस उसमें निकालना क्या क्वेश्चन, सब कुछ निकालना होगा, वो सारी चीजें निकालनी होंगी जो अभी तक निकालते आए हैं। और फिगर सही से बनाना चाहिए, निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, रेंज होगा, मैक्सिमम हाइट होगा फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, ये निकालना होगा। कैसे करेंगे सवाल को, दो तरीके हो सकते हैं, एक तो बीटा क्या ले लिया जाए, इस प्रॉब्लम में बीटा कितना है, 90 बस 90 डिग्री एंगल है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन मतलब बीटा एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। इन सारे फॉर्मूलेस में बीटा को 90 पुट कर दिया, अल्फा में कोई फर्क नहीं आएगा, अल्फा जो है वो वही रहेगा, बीटा को 90 पुट कर दिया जाए, अगर बीटा 90 हो जाएगा तो यू आई यू के बराबर ही हो जाएगा, यू आई यू के बराबर हो जाएगा, जी वाई वही रहेगा, और रेंज में अगर बीटा को 90 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगी रेंज, ये 1 हो जाएगा। अगर मान लो रेंज ही निकालना हो इस वाले फॉर्मूले में, अगर रेंज ही निकालना हो तो बीटा बराबर 90 पुट कर दिया जाए, क्या आ जाएगी रेंज, 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा में कोई फर्क नहीं आने वाला, साइन बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और कॉस 90 माइनस अल्फा कर देते हैं यहाँ पे, बोलो,
अल्फा माइनस 90 के जगह पे 90 माइनस अल्फा कर देते, बात तो बराबर है। और कॉस 90 माइनस अल्फा कितना होता है? साइन अल्फा। साइन अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो। यस। ठीक, या हम फॉर्मूले याद रखें, या अगर हम चाहें तो क्वेश्चंस को क्या बेसिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं। जैसे 3 इक्वेशन सर वो आनी चाहिए। बिल्कुल, बस इस बार इक्वेशन लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी क्योंकि ux 0 है नहीं है। इस वेलोसिटी के जब हम दो डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये जो ux आएगा उसका सिर्फ y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? यू वाई तो यू के इक्वल होगा इसमें। बिल्कुल, यू वाई यू के बराबर हो जाएगा और यूएस किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। 0। तो x बराबर किसी भी समय पे vx बराबर gx इंटू टी हो जाएगा। x बराबर हाफ gx इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा और vx स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2gx। ux की वैल्यू 0 कर देंगे, 2gx इंटू एक्स हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, बस ux की वैल्यू उन इक्वेशन में 0 के बराबर कर देंगे। डाउन द इंक्लाइन प्लेन मोशन है। और vy बराबर u माइनस जी वाई टी हो जाएगा। y बराबर ut माइनस हाफ जी वाई टी स्क्वायर हो जाएगा और vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस 2gy इंटू वाई हो जाएगा। उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ध्यान रखिए, मोशन और इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आप लोगों से अभी। ठीक है, क्यों कब नहीं हो पाएंगे? जब आप प्रॉब्लम सही तरीके से स्टार्ट नहीं करोगे। क्या सही तरीका है फिलहाल के लिए आपके लिए? सही तरीका क्या है? आप इन 6 क्वेश्चन को उस प्रॉब्लम के हिसाब से लिख लीजिए। सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, आपको फंडामेंटल लेवल पे सॉल्व करना पड़ेगा। आप इन 6 क्वेश्चंस को उस प्रॉब्लम के लिए पहले लिख लीजिए। क्या काम करना है? इन 6 इक्वेशंस को उस प्रॉब्लम के लिए लिखना है, उस प्रॉब्लम की कंडीशन के हिसाब से लिखना है। अब हमें मान लो रेंज ही निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे टाइम निकालेंगे। रेंज कहाँ से आएगी? x से आएगी, और x के लिए क्या चाहिए हमें? टाइम चाहिए। और टाइम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इस पॉइंट पे टाइम कैसे निकालेंगे? y बराबर 0 पुट करके करेंगे। इस वाली इक्वेशन में y बराबर 0 पुट करके करेंगे। देखो इधर हमें रेंज निकालनी है, मतलब x कोऑर्डिनेट निकालना है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में टाइम आ रहा है उस समय का टाइम कहाँ से मिलेगा? इस इक्वेशन से मिलेगा, क्योंकि उस समय हमें क्या मालूम है? उस समय का y हमें 0 के बराबर मालूम है। तो क्या होगा? टाइम y 0 पुट किया, क्या आ जाएगा? टाइम 2u अपॉन जी वाई आ जाएगा। बोलो बोलो। यस। और अब हम इस टाइम को x में पुट कर देते हैं। x बराबर रेंज बराबर हाफ जी एक्स इंटू 2u बाई जी वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस। जी वाई की वैल्यू पुट कर दिया हमने। ठीक ठीक। इसके अलावा
अगला एग्जाम्पल, तो एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, यू वेलोसिटी से अब द इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्ट किया, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन such that range is maximum. क्या हो जाएगा बीटा? So 90 minus alpha by 2. 45 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। बोलो So 15 degree. बोलो। Yes. Yes. अब द इंक्लाइन प्लेन में, अब द इंक्लाइन प्लेन में रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगी। तो 45 माइनस 60 बाई 2 कितना आ गया? ये कितना आ गया? ये 15 डिग्री आ गया। बोलो Yes. ना। और अगर डाउन द इंक्लाइन प्लेन करते हैं इसको, तो अगर डाउन द इंक्लाइन प्लेन करते हैं इसको प्रोजेक्ट, तो 75 degree. 75 degree. बीटा बराबर 45 प्लस अल्फा बाई 2, 45 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, 75 डिग्री फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, 75 डिग्री फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना। अगर 75 डिग्री फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल? 15। ये 60 है, ये भी 60 होगा, 15 डिग्री हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन से एंगल निकाले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक्स एक्सिस से एंगल निकाल लेंगे बाद में हम। ठीक, अगला एग्जांपल, a projectile is fired with speed u up the incline such that when it falls on incline, such that when it falls on incline, it lands perpendicular to incline plane. ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है, एक पार्टिकल को हमने फायर किया यू स्पीड से, पार्टिकल को हमने फायर किया यू स्पीड से, इंक्लाइन प्लेन का एंगल मान लेते हैं अल्फा है, वो हवा में गई, ठीक, नॉर्मल जो होता है वो हो रहा है, लेकिन क्या बताया गया सवाल में कि जब वो गिरी इंक्लाइन प्लेन पे तो कैसे गिरी? जब वो गिरी इंक्लाइन प्लेन तो कैसे गिरी? इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो वो इंक्लाइन प्लेन पे गिरी तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर गिरी, ठीक है। अब कुछ भी पूछा हुआ उसमें, ये इंफॉर्मेशन
कि वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर गिरी है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो वो कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया गया है? चलो नहीं, उस पॉइंट पे जहां पे वो फॉल की, जहां लैंड की हो, उस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है? उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आर है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। बोलो, इस एक्स एक्सिस के लिए, Yes. इस एक्स एक्सिस के लिए और इस वाई एक्सिस के लिए। उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट आर है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। बोलो। Yes. उसके अलावा और क्या मालूम है हमें? इस पॉइंट पे हमें और क्या चीज मालूम है? इस पॉइंट पे वो जब गिरी इसके परपेंडिकुलर, तो उसकी वेलोसिटी किधर की तरफ है? वाई एक्सिस के लॉन्ग। बोलो। Yes. उसकी वेलोसिटी किधर की तरफ है? वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो इस समय पे उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना है? इस सवाल में 0। 0 है। ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कुछ भी पूछा जाए। एक्स कंपोनेंट of velocity when it lands, Vx is equal to 0। ठीक। उसके अलावा जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, इंक्लाइन प्लेन से जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो मैक्सिमम हाइट है, उस पॉइंट के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन है? इस So पॉइंट Vy की is क्या equal to खासियत? 0. एट टॉप y is equal to मैक्सिमम हाइट। बोलो। Yes. और हमें कुछ मालूम है? और हमें कुछ मालूम है? So Vy is equal to 0. Vy is equal to 0। ठीक। हम बेसिक वो 6 इक्वेशन वही लिखते हैं जो पहले लिखते आए हैं, फिर से लिख देते हैं। x बराबर यू एक्स माइनस जी एक्स इंटू टी, अब द इंक्लाइन प्लेन है। वी एक्स बराबर यू एक्स टी माइनस हाफ जी एक्स इंटू टी स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर बराबर यू एक्स स्क्वायर माइनस 2g एक्स इंटू एक्स। इसके अलावा y is equal to u y t minus half g t square, g y t square, है ना? सॉरी, वी वाई इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी वाई इंटू टी, और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2g वाई इंटू वाई हो जाएगी। ठीक। हम कोई भी सवाल अभी फिलहाल के लिए हर सवाल में ये 6 इक्वेशन लिखेंगे बार बार, याद रखना है इस बात को। ठीक है। पहले जब चीजें हमारे सामने होंगी तब तो दिमाग लगाएंगे ना। जो चीज आंख के सामने नहीं, उसके बारे में सोचना मुश्किल काम होता है कि नहीं है? Yes. यस। है ना? तो पहले अपने आंख के सामने चीजों को लिख लेंगे, इक्वेशन को लिख देंगे जिनके बारे में सोचना है हमें। अब इनके बारे में हमें सोचना है। जब वो गिरी तो वी एक्स कितना है? 0. ये गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो। ये क्या होगा? ये होगा वी एक्स, ये होगा एक्स। जब वो गिरी तो वी एक्स कितना है? 0। उस वी एक्स को 0 यहाँ हम लोग रख सकते हैं। बोलो। Yes. तो हमें यहाँ का टाइम मिल जाएगा इस इक्वेशन से।
और जब वो गिरी तो y कितना है? उस y को 0 हम लोग यहां से पुट कर सकते हैं, बोलो, यस है ना? तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां से फिर से टाइम मिल जाएगा। ये दोनों टाइम सेम होने चाहिए, सवाल में कुछ भी पूछा गया हो, ये दोनों टाइम सेम होने चाहिए। उसके अलावा जब वो गिरी तो vx कितना हो गया? 0। vx अगर इसमें 0 पुट कर दें तो यहाँ का x मिल जाएगा, मतलब रेंज मिल जाएगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। बोलो, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में vx पुट vx बराबर 0, तो विल गेट टाइम ऑफ फ्लाइट ux by gx, रेंज बराबर ux स्क्वायर अपॉन 2gx। बोलो बोलो, यस सर। यस सर। है ना? ठीक, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। उसके अलावा जब वो गिरी, ये क्या, ये कब है? ऑन लैंडिंग। और ऑन लैंडिंग y बराबर भी 0 है, तो अगर y बराबर 0 पुट करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा? 2u y by gy आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, यस ये दोनों टाइम बराबर होने चाहिए। Therefore 2uy should be equal to ux into gx। ठीक है, बोलो, उससे कुछ इक्वेशन निकल के आ जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, कोई भी सवाल, अभी आप लोग जब प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन करोगे, आप लोग फिर हर सवाल पूछोगे। हर सवाल, जितने भी बुकलेट में क्वेश्चन है, सबके सब आप लोग पूछोगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, पूछने में कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको अपने आप कर लेना है तो आप फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करके दो चीज़ों का ध्यान देना है। डायग्राम सही से बनाना है, इक्वेशन साफ साफ लिखनी है, सारी इक्वेशन लिख देनी है, फिर उस प्रॉब्लम की कंडीशन को उस प्रॉब्लम में लगानी है। ठीक है, ठीक है, यस चलिए, दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, उसके अलावा उस टॉपिक में कुछ और भी चीज, जो बुकलेट है उसमें कुछ और भी टॉपिक दे रखे हैं, अभी उन पे करते हैं हम लोग डिस्कशन। उससे पहले एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। इन्हीं इक्वेशंस को जो हमने लिखी हैं, इनको वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उधर हम पहले नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात कर लेते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड की बात कर लेते हैं। हालांकि किसी कमेंट नहीं है, किसी के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। तो जब हमने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका था, थीटा एंगल पर, उसका जो सब्सिक्वेंट मोशन था हवा में वो ऐसा था। बोलो, है ना? उसका x कोऑर्डिनेट कितना था किसी भी समय पे? ux इंटू टी था। उसकी वेलोसिटी vs कितनी थी? ux थी। इस कंडीशन में जब हमने x एक्सिस इधर की तरफ ली है
और वाई एक्सिस इधर की तरफ ली है, ठीक, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ओरिजिन माना है, उस कंडीशन में x बराबर ux इंटू टी, vx बराबर ux के हो गया है ना। बोलो, x हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, y वर्टिकल एक्सिस है। उसके अलावा y डायरेक्शन में vy बराबर uy माइनस gt था, y बराबर uyt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के था, और vy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई था। ये 3 इक्वेशन आई है ना। बोलो यस ठीक। सुनिए मेरी बात ध्यान से। उसकी इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर ux i कैप प्लस uy j कैप के बराबर था। बोलो, यस उसकी Yes, sir. किसी भी समय पे वेलोसिटी, उसकी किसी भी समय पे वेलोसिटी v बराबर होगी vx i कैप प्लस vy j कैप। बोलो बोलो, यस कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज vs की जगह us कर दें ux और vy की जगह क्या कर दें, uy माइनस gt इंटू जे कैप कर दें। बोलो। यस उसके अलावा उस पार्टिकल का जहां तक एक्सेलरेशन की बात है, उसका एक्सेलरेशन g वेक्टर डाउनवर्ड। वो वेक्टर में हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाते अनलेस वो वन डायमेंशन में हो। नेगेटिव पॉजिटिव लगाना सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है। जब हम बोलते हैं कि उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन माइनस जी वेक्टर नहीं। जब हम वेक्टर लिखेंगे तो सिर्फ जी वेक्टर लिखेंगे, लेकिन जब उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो जी वेक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, माइनस जी जे कैप। ठीक है। माइनस साइन हम इस वेक्टर में नहीं लगाएंगे, छोटी सी बात है। माइनस साइन हम इस वेक्टर में नहीं लगाएंगे, माइनस साइन हम इस कंपोनेंट लिखते वक्त लगाएंगे, है ना। बोलो यस पर्टिकुलर। इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये ux i कैप प्लस uy j कैप माइनस जी जे कैप इंटू टी हो जाएगा। यस ये किसके बराबर है, यू वेक्टर u वेक्टर के बराबर है। ये किसके बराबर है, this is our vector equation for projectile motion for any motion with constant acceleration. This is the way we express motion with constant acceleration, ठीक। any motion with constant acceleration के लिए v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू t होगा, चाहे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हो चाहे किसी के भी ऊपर हो, ठीक है। यस ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। उसी तरीके से इस पार्टिकल का किसी भी पोजीशन पे, किसी भी जगह पे जो पोजीशन वेक्टर होगी, जो उसकी पोजीशन बता रही होगी, वो आर वेक्टर ये होगी। आर वेक्टर ये वाला वेक्टर है बेटा, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर ये वाला है। पार्टिकल तो जा रहा है ऐसे, लेकिन उसका पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, समझ में आ रही है बात। यस उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। हम इस वेक्टर की बात कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसे चेंज हो रहा है।
हम इन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इन वेक्टर्स की बात। भाई इन वेक्टर में हमें दो चीज मालूम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये आर उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे वेरी कर रहा है ना। किसी भी समय पे उसका पोजीशन वेक्टर आर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलो बोलो बोलो। यस किसी भी समय का x कितना होगा, यू एक्स इंटू टी आई कैप होगा। किसी भी समय का y कितना होगा, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। बोलो यस यस इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, यू एक्स टी आई कैप प्लस यू आई टी जे कैप माइनस हाफ जी जे कैप टी स्क्वायर। इसमें से t कॉमन ले लिया जाए, r वेक्टर कितना आ जाएगा, u वेक्टर इंटू टी प्लस माइनस जी जे कैप किसके बराबर हो जाएगा, g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बोलो तो है ना, है ना। यस सर। ये उसकी कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। किसी भी समय पे ये वेक्टर u वेक्टर इंटू टी प्लस जी वेक्टर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के बराबर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो हम वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्टाइल मोशन को कोई बोले एक्सप्रेस करना है, प्रोजेक्टाइल मोशन इन वेक्टर फॉर्म, हम बस दो बातें लिख देंगे। पहला v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी, दूसरा r वेक्टर बराबर u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। ठीक, एक है ना कहावत, गागर में सागर भरना ना। तो ये दो इक्वेशन से पूरी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट है। इन दो इक्वेशन में पूरी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट है। बोलो, बस आपको वेक्टर आना चाहिए। बोलो, यस सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर हम लोग इनफैक्ट अगर हम लोग इरडोव की बुक देखें तो इरडोव की बुक की सबसे खासियत बात यह है कि हर चैप्टर, हर टॉपिक के करने से पहले इरडोव ने हर सवाल को करने की थ्योरी दे रखी। ठीक है, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है, इससे पहले सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक, अभी तो हमने इतना पढ़ा भी नहीं है। इतनी थ्योरी सफिशिएंट है एज पर इरडोव फॉर द स्टूडेंट टू बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक, ये खत्म हो गई यहां से, दिख रहा है कि पूरी पूरी काइनेमेटिक्स खत्म हो गई यहां से, दिख रहा है। यस ठीक है, ये सेक्शन 1.1 है। ठीक है, उसके बाद 1.2 भी होगा, देखते हैं इसके बाद कहाँ थ्योरी है। मेरे ख्याल से 50 प्रॉब्लम है,
से बाउंड प्रॉब्लम। फिर न्यूटन्स लॉ में इतनी थ्योरी लिख दी गई, खत्म होगी कहानी। 3 लाइन लिखा, 3 पॉइंट लिखा। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच है वो ये है कि आप हर चीज फंडामेंटल लेवल पे स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपको हर चीज फंडामेंटल लेवल पे मालूम होनी चाहिए, आप खुद उसको डिराइव करना आना चाहिए, ठीक। तो ये जो 2 इक्वेशन लिखी हैं, इनमें सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक पढ़ी गई। एक बात हम लोगों को मालूम है कि अगर कोई वेक्टर इक्वेशन सही है तो इसका एक्स कंपोनेंट वाली इक्वेशन भी सही होगी। बोलो, पहली वाली इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। अगर v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी है तो वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं ना भाई। अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर c वेक्टर है तो क्या ax प्लस bx बराबर cx होगा कि नहीं होगा? यस यही तो प्रॉब्लम है वेक्टर के बारे में। क्या ay प्लस by बराबर cy होगा कि नहीं होगा? यस है ना। तो अगर v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू टी है तो vx बराबर ux प्लस gx इंटू टी हो जाएगा, vy बराबर uy प्लस gy इंटू टी हो जाएगा। जब हम लोग सेम लेवल पे पोजीशन कर रहे थे तो हमने इसको x एक्सिस माना था, इसको y एक्सिस माना था। उस g वेक्टर का इधर इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं था, gx 0 हो गया था। और gy किसके बराबर हो गया था? इसको x एक्सिस माना था, इसको y एक्सिस माना था, gy किसके बराबर हो गया था? gy किसके बराबर हो गया था? -g। उसी तरीके से इस इक्वेशन पे आते हैं। अगर ये इक्वेशन सही है तो इसके कंपोनेंट भी सही होंगे। r वेक्टर उसकी पोजीशन वेक्टर है, किसी भी समय पे r वेक्टर उसकी पोजीशन वेक्टर है। इस r वेक्टर का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इस r वेक्टर का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा? बोलो। सर uxt प्लस हाफ जी r वेक्टर का x कंपोनेंट x ही होगा, यस बराबर u वेक्टर का x कंपोनेंट uxt होगा, प्लस g वेक्टर का x कंपोनेंट gx इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। r वेक्टर का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? y बराबर uyt प्लस हाफ gy इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो। यस सर। सारी क्वेश्चन आगे निकल के बोलो। सुनो मेरी बात ध्यान से, और 2 मिनट और दे दीजिए। एक्चुअली में ये वेक्टर की भी एक कहानी है, आप देखिए उस कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। ये इक्वेशन भी जो है ये बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है। ये 2 वेक्टर्स को ऐड करने के बारे में बात हो रही है। u वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसके साथ में t मल्टीप्लाई कर रखा है। u वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसके साथ में t मल्टीप्लाई कर रखा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये वेक्टर क्या होगा? ये वाला वेक्टर क्या होगा? उसको वेक्टर के रूप में देखो आप, ये वाला वेक्टर क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे जैसे बढ़ेगा ये वाला वेक्टर क्या होगा? हाँ, ये वाला वेक्टर बढ़ता जाएगा। बोलो बोलो। यस और ये वाला वेक्टर क्या होगा? ये वेक्टर किधर की तरफ होगा? ये वेक्टर किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड। ये वाला वेक्टर भी बढ़ता जाएगा। यस ठीक, ये वाला वेक्टर है u वेक्टर इंटू टी, ये वाला वेक्टर है हाफ g वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, और इन दोनों का सम r वेक्टर है। मोशन कैसा है पार्टिकल का?
मोशन ऐसा है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर है। ठीक है, बोलो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं? ये सर आ रहा है। यस सर। उसके अलावा किसी और टाइम पर, किसी छोटे टाइम पर u वेक्टर t छोटा हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर भी छोटा हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर भी छोटा हो जाएगा। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ये वेक्टर हो जाएगा। छोटे टाइम पर ये हो जाएगा, बड़े टाइम पे ये हमेशा हमेशा ये वेक्टर इधर बढ़ेगा, u वेक्टर t हमेशा इधर बढ़ता जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर वेक्टर हमेशा इधर बढ़ता जाएगा। फिर कुछ समय बाद u वेक्टर t इधर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इधर हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद u वेक्टर t इधर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इधर हो जाएगा। लेकिन इनका जो दोनों का सम होगा वो हमेशा किस पे लाई करेगा? इसके पाथ के ऊपर लाई करेगा। r वेक्टर जो लाई करेगा वो किस पे लाई करेगा? इन दोनों का वेक्टर सम। ठीक, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग फिलहाल के लिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, और फिर उन क्वेश्चंस को करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन को आप लोग फंडामेंटल से कीजिए, बेसिक इक्वेशंस को लिख के कीजिए, भले ही उसमें ज़्यादा टाइम लगे।